हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वैभव 100 इन एसोसिएशन विद बीएससी कोचिंग प्राइवेट लिमिटेड। आज हम लोग मैथ्स का मेंस पेपर का डिस्कशन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग का पेपर बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा गया होगा, उम्दा किस्म का। अब मैं बारी बारी से एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाला हूं। उससे पहले एक दो तीन बातें आप सबके लिए समर्पित है। पहली बात, विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग्स बट दे डू द थिंग्स डिफरेंटली। पहली बात याद रखना प्यारे बच्चे, विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। दूसरी बात, विनर्स आर टू बिजी टू बी सैड, टू पॉजिटिव टू बी डाउटफुल, टू ऑप्टिमिस्टिक टू बी फेयरफुल एंड टू डिटरमिन्ड टू बी डिफीटेड। दीज आर द क्वालिटीज ऑफ विनर्स। उम्मीद करता हूं आप लोग भी इस पर खरे उतरे होंगे, विनर्स की तरह बिहेव करना था, करोगे, आगे भविष्य में भी करोगे। अब बिना समय गंवाए हम लोग तुरंत पॉइंट पे आते हैं, डिस्कशन अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं। फटाफट पहला सवाल जरा देखिए, क्या था आपके लिए पहला सवाल था कि 9 डिजिट नंबर आपके सामने रखा गया था, 9 अंकों की संख्या 489x6378y इज डिविजिबल बाय 72। प्यारे बच्चे, आप सबको पता होना चाहिए डिविजिबिलिटी टेस्ट पर सवाल पूछे ही पूछे जाते हैं हर एक डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। डिविजिबिलिटी टेस्ट के बारे में अच्छा खासा जानकारियां रखनी चाहिए। जैसे 72 की ही बात कर लो तो 72 के लिए अगर आपको 8 एवं 9 के नियम याद है, 8 एवं 9 दोनों के विभक्त होने का नियम का पालन हो तो वो 72 से डिवाइड होगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी नंबर 72 से तभी विभक्त हो सकती है जब वह 8 एवं 9 दोनों के नियमों का पालन करे। याद रखना, ये था इस सवाल का पहला ट्रिक सॉल्व करने का तरीका। तो 8 से कोई भी संख्या 8 से कब विभक्त होती है? 8 से डिविजिबिलिटी टेस्ट का नियम है कि लास्ट 3 डिजिट 8 का मल्टीपल हो। तो सबसे पहले हम लोग को यहां पे 8 से कंप्लीटली डिविजिबल देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो 8 से कंप्लीटली डिविजिबल कराने के लिए आप 8 से भाग दो अंतिम 3 अंक में, तो 8 9 72 कैरी 6। अब बताओ प्यारे, y के प्लेस पे क्या रखा जाए कि 8 से पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो जाए? तो y के प्लेस पे डेफिनेटली आपको 4 रखना होगा। y के स्थान पर क्या रखना होगा? 4। जैसे ही y के स्थान पे 4 रखोगे, अंतिम 3 अंक 8 से कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। ओके, तो यहां से हमने y का मान पता कर लिया 4। मैं 72 के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान रहे। तो 72 से कोई भी संख्या तभी विभक्त होती है जब वह 8 एवं 9 दोनों से विभक्त हो। अब प्यारे बच्चे, हम लोग यहां देखेंगे 9 से विभक्त होने का नियम यहां फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः तभी विभक्त होती है जब उसके अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो। एनी नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 9 व्हेन द सम ऑफ द डिजिट्स टू द गिवन नंबर बी अ मल्टीपल ऑफ 9। 9 से विभक्त होना चाहिए। अब y का मान हमें पता चल चुका, पॉसिबल वैल्यू ऑफ y जो है 4 है। अब 9 के लिए क्या चेक करेंगे? सबको जोड़ो, 4 8 12, 12 9 21, 21 6 27, 27 3 30, 30 7 37, 37 8 45, 45 और 4 49। 9 का टेबल पढ़ो तो 9 6 54 होता है। 49 तक अभी तक योग आ चुका है। तो 54 बनाने के लिए, 54 बनाने के लिए x का जगह पे हमें क्या वैल्यू रखना चाहिए? 5। तो x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया 5 और y का वैल्यू हो गया प्राप्त 4। जैसे यहां प्यारे x का मान 5 रखोगे और y के जगह पे 4 रखोगे ना, तो ये जो 9 अंकों की संख्या है ये कंप्लीटली डिवाइड होगी किससे? 72 से। तो x का वैल्यू हो जाएगा 5, y की वैल्यू हो जाएगी 4। अब इन दोनों वैल्यूज का यहां पे पुट कर दो इस सवाल में। √8x + 6y का मान पता करना है, तो 8 × 5 प्लस 6 × 4 यानी 40 + 24 स्क्वायर रूट ऑफ 64, और स्क्वायर रूट ऑफ 64 क्या होगा प्यारे? 8। यानी इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर है। तो समझ में आ गई बात। 72 से विभक्त बनाना था तो 72 के लिए 8 एवं 9 दोनों के नियमों का पालन होना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये 8 और 9 के नियमों का
नियमों की जानकारी आपको पहले से ही रही होगी। अगर नहीं है तो अभी फिर से जान लो। 8 से कोई भी संख्या तभी विभक्त होती है जब उनका अंतिम 3 अंक 8 से कंप्लीटली डिवाइड हो, और 9 से तभी होता है जब उसके अंकों का योग 9 का मल्टीपल हो, 9 का गुणक हो, 9 का गुणक हो। राइट, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x इज द 7 डिजिट नंबर 46393x8 डिविजिबल बाय 11। 11 से इसे विभक्त बनाना है तो x का मान क्या होना चाहिए। अब देखो प्यारे दोस्तों, देखिए 11 से तभी विभक्त होगी जब इसके अल्टरनेट को जोड़ो, अल्टरनेट करके जोड़ो, और बच गया उसको जोड़ो। 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18। मैंने क्या किया, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 आ रहा है। अब इनका भी योग 18 होना चाहिए, 6 9 15। अब बताओ x के प्लेस पे क्या रखना चाहिए कि 18 और 18 दोनों मैच कर जाए और दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो, दोनों के बीच का डिफरेंस 0 हो। तो बताओ 6 + 9 15, 15 प्लस क्या ऐड करें, x के जगह पे क्या रखें ताकि वो भी 18 हो जाए। तो x का मान डेफिनेटली 3 होना चाहिए ना, 3 रखना पड़ेगा कि नहीं। जैसे आप 3 रखोगे ये कंप्लीटली डिविजिबल किससे होगा, 11 से। कंप्लीटली डिविजिबल किससे होगा प्यारे, 11 से। तो 11 का विभक्त होने का नियम क्या है, अल्टरनेट ऐड करना है और जो बच गया उसको फिर ऐड करना है, और दोनों के बीच का अंतर क्या साबित करना है, 0 या 11। 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो यहां 0 आने की पॉसिबिलिटी है। तो 4 3 7, 7 3 10, 10 8 18। अब यहां देखो 6 + 9 15, 15 प्लस क्या रखें x के स्थान पर कि वो भी 18 हो जाए। तो 3 ना रखना होगा, तो x के स्थान पर डेफिनेटली 3 ही आना चाहिए, तब जाके ये 7 डिजिट नंबर है कंप्लीटली डिविजिबल बाय किससे होगा, 11 से होगा। ये हुई इस सवाल का ठीक जवाब, सही जवाब। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ा जाए। अगला सवाल था आपके पेपर का। अगला सवाल में कहा जा रहा है कि a इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। गौर करना, a जो है 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। a is the smallest 3 digit number which when divided by 3 4 and 5 gives remainders 1 2 and 3 respectively. What is the sum of the digit of a? ठीक है, a वह 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है जो 3 4 और 5 से विभाजित करने पर क्रमशः 1 2 एवं 3 रिमाइंडर्स दे। तो a के अंकों का योग कितना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ a। ठीक है बच्चे, तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 3 4 5 का। तो 3 4 5 का आप लोग भी एलसीएम लिए ही होंगे, तो एलसीएम ऑफ 3 4 5 ले लो। सबसे पहले इसका लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालो 3 4 5 का। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया 60, तो 3 4 5 का एलसीएम हो गया 60। अब जो अभिष्ट संख्या होगी, रिक्वायर्ड नंबर जो होगी, अभिष्ट संख्या जो होनी चाहिए वो 60, जो एलसीएम आपने निकाला। और यहां देखो एक बात, 3 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचे 1, 4 से भाग देने पर रिमाइंडर क्या बचे 2, और 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या बचे प्यारे 3। यानी अंतर देखो तो डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस दोनों के बीच कितने का है, 3 और 1 के बीच का अंतर 2, 4 और 2 के बीच का अंतर भी 2, 5 और 3 के अंतर के बीच का भी अंतर 2। जो अंतर आएगा उसको और माइनस कर दो, उसको माइनस कर दो। यानी अभिष्ट संख्या होगी 58, लेकिन हमें ढूंढना है 3 डिजिट नंबर, वो भी स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। अभी तो जो प्राप्त हुई है संख्या वो तो 2 डिजिट में है, इसको 3 डिजिट में बनाने के लिए हम लोग यहां मल्टीप्लाई कर बैठेंगे। 2 से मल्टीप्लाई कर बैठो तो 58 दूनी 116, यही ना a हो गया स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। a का मान आ गया 116। वाकई 116 जो है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। क्यों इनटू 2 टाइम्स करना पड़ा, क्योंकि निर्देश में ही लिखा हुआ था, क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था a मस्ट बी द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो a शुड बी द 3 डिजिट नंबर। तो 58 आया था ऐसे नॉर्मली, लेकिन हमें 3 डिजिट नंबर में इसे एक्सप्रेस करना था, इसलिए ट्वाइस कर दिया। तो जैसे ही ट्वाइस किया ये किस में कन्वर्ट हो गया, 3 डिजिट नंबर। अब 3 डिजिट नंबर नहीं पता लगाना है, आपको इनके अंकों का योग पता लगाना है। तो सम ऑफ द डिजिट्स जो हो जाएगा प्यारे, सम
तो सम है तो इसको ऐड कर दो, तो 1 + 1 + 6, तो सम ऑफ द डिजिट्स क्या हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है, करेक्ट जवाब है। ओके, करेक्ट जवाब क्या है, ऑप्शन डी इस सवाल का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। ये देखो, ये तो जोड़ घटाव गुना भाग बॉडमास है, तो इसमें बिना मैं आपका समय लिए मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं, ऑप्शन ए। इसमें जोड़ घटाव गुना भाग आपने बॉडमास पढ़ा ही होगा, इसको सॉल्व करोगे बॉडमास के तहत, ब्रैकेट ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, उसी का इस्तेमाल करते हुए आपको डेफिनेटली ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन प्राप्त होगा। ओके, ऑप्शन ए ही आएगा। ओके, ऑप्शन ए। तो इस सवाल का बिना समय गवाए हम आपका डायरेक्ट आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगले सवाल में कहा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अल्फा एंड बीटा बोथ बीइंग एक्यूट एंगल। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्यूट एंगल किसे कहते हैं। 90 डिग्री से कम वाला एंगल एक्यूट एंगल होता है, लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। ओके, कहा जा रहा है कि इट इज गिवन दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1। अब प्यारे बच्चे बताओ, साइन अल्फा प्लस बीटा आपका 1 है, तो बताइए साइन कितना डिग्री बराबर 1 होता है। तो इस तरह से हम लोग बनाना चाहेंगे, साइन अल्फा प्लस बीटा 1 है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर साइन 90 लिख सकते हैं कि नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 90 डिग्री, क्योंकि साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू साइन 90, तो देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90। ठीक है प्यारे, ठीक है बच्चे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। सिमिलरली फिर आगे दिया हुआ है कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हाफ, तो साइन 30 होता है हाफ, तो कॉस 60 हो जाएगा हाफ, साइन 30 बराबर कॉस 60, है ना। ये सब बेसिक चीजें हैं जिसका पहले से ही आपको आइडिया रहा होगा। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू हाफ है, तो कॉस अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू कॉस 60 हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं। यानी देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। अब आप ही बताओ, अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है और अल्फा माइनस बीटा 60 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 अल्फा इक्वल्स टू 150 डिग्री, 90 + 60 150 डिग्री, तो हेंस अल्फा इक्वल्स टू 75 डिग्री। अल्फा का मान क्या होगा 75 डिग्री और बीटा का मान क्या रहा होगा 15 डिग्री। यानी अल्फा और बीटा के एंगल्स का मान क्रमशः क्या होगा 75 डिग्री एंड 15 डिग्री, 75 डिग्री एवं 15 डिग्री। अल्फा एवं बीटा के वैल्यूज क्या क्या होंगे 75 डिग्री एंड 15 डिग्री। यानी ऑप्शन 1, ऑप्शन फर्स्ट, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सटीक जवाब था इस सवाल का। ओके, तो उम्मीद करता हूं आप लोग इसको फॉलो कर रहे होगे, समझ रहे होगे, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग टू द पॉइंट बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं, कोई इधर उधर की बातें नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन पे, मेन क्वेश्चन पे हमारा ध्यान होना चाहिए। तो सब अगला सवाल है कि 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4, तो आपको कॉट ए का मान ज्ञात करना है। कॉट ए इक्वल्स टू व्हाट? तो देखो प्यारे बच्चे, 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉट में इसको कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, ये अब आपको स्टेप लेना पड़ेगा। क्या स्टेप लिया जा सकता है? तो देखो प्यार से, 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है। अब हमें पता है कॉट जो होता है tan का उल्टा होता है, और tan थीटा बराबर साइन बाई कॉस जानते हैं हम लोग, तो कॉट बराबर कॉस बाई साइन ना होगा, तो हमें कॉस बाई साइन में इससे कन्वर्ट करना है। तो एग्जामिनर कुछ ना कुछ आपके लिए हिंट जरूर देता है, बस हिंट को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि इसे हमें कॉस बाई साइन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉस और साइन का रेशियो लिखने में सफलता हासिल कर लिए तो बेशक हम कॉट में से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 4 इंटू 1, 4 है तो इंटू 1 करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है ना। तो हम लोग क्या कर देंगे 4 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी इसके बाद क्या लिखेंगे 3 cos स्क्वायर ए प्लस 7 sin स्क्वायर ए इक्वल्स टू
4 साइन स्क्वायर ए प्लस 4 कॉस स्क्वायर ए, लिख सकते हैं ना प्यारे दोस्तों। अब देखो, अब हमें 7 साइन स्क्वायर है, इधर साइन स्क्वायर ए को लाओगे तो 7 में से 4 गया 3 साइन स्क्वायर ए, इधर तो 3 साइन स्क्वायर ए बचेगा। उधर जब कॉस स्क्वायर ए को ट्रांसफर करेंगे तो 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 3 कॉस स्क्वायर ए, हाउ मच यू विल गेट? ओनली 1 कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस स्क्वायर ए। अब जैसे कि आप लिख सकते हो कि 3 इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए, लिख सकते हो कि नहीं? कॉस स्क्वायर ए बाई साइन स्क्वायर ए। और जैसा कि आपको पता है कि कॉस बाई साइन क्या होता है बच्चे? कॉट ना। तो 3 बराबर कॉट स्क्वायर ए, हमें तो कॉट का ही मान चाहिए, सिर्फ कॉट का मान चाहिए। तो देयरफॉर कॉट ए बराबर ना √3, कॉट ए का मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? √3, यानी कॉट ए का ही मान पूछा जा रहा था, यानी इस सवाल का एकदम सटीक जवाब है ऑप्शन बी, √3। कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? √3। आई बात समझ में? बिल्कुल आ गई होगी, क्योंकि हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बचपन से ही सीखते आ रहे हैं, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे 4 इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपने से मल्टीप्लाई कर डाला, ताकि हम लोग इसे घटा वटा के रेशियो में लिख सकें, कॉट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। यही सब स्किल आपका काम आता है एग्जाम, आपको अलर्ट मोड में रहना होता है, खास करके जब क्वेश्चन पूरी तरह फॉर्मूला पर निर्भर हो, उस स्थिति में आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना होगा। ओके, तो यही बात थी इस सवाल की खास बात। चलिए अगला क्वेश्चन जरा देखते हैं। अब देखो जरा, अगला सवाल है हाइट एंड डिस्टेंस से। कहा जा रहा है कि 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर ऑन द ग्राउंड एंड ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ ए टावर। ए इज closer to foot of tower by 42 meter than B if the angles of elevation of the top of the tower from A and B are 60 degree and 45 degree respectively, then the height of the tower is closest to. Okay, प्यारे बच्चे, कहा जा रहा है कि दो बिंदु A और B एक मीनार के विपरीत जमीन पर स्थित है। A B की तुलना में 42 मीटर मीनार के तल से निकट है। यदि A और B से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है? निकटतम बताना है, क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ मीनार। मीनार बोले तो टावर। तो देखो प्यारे, जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस में आप सबको पता होना चाहिए, फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक बार आपने फिगर बना लिया या फिगर डिसाइड कर लिया तो सारा मामला फिट हो जाता है, सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं हाइट एंड डिस्टेंस से। तो फिगर इंपॉर्टेंट है हाइट एंड डिस्टेंस में। तो सबसे पहले हम लोग यहां क्या करेंगे? मीनार, एक टावर बनाओ, एक टावर बना लिए, ये रहा आपका टावर, ठीक है, टावर मान लिए। अब यहां से 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, तो ए मान लो, इसे बी मान लो, ठीक है, ये रहा, ठीक है, ये ए, ये रहा ए और ये रहा बी, और ये है टावर। टावर मान लो पी क्यू एक टावर है, पी क्यू क्या है? टावर है। ओके, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है ये 45 डिग्री इधर बन रहा है और यहां 60 डिग्री बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। इधर 45 डिग्री बी तल पे और ए तल पे कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ओके, पॉइंट ए पे 60 डिग्री बन रहा है। अब कहा जा रहा है कि ये जो मीनार से तल का जो ये है, इसके मुकाबले 42 मीटर कम है, 42 मीटर नजदीक है। तो ये अगर x है तो ये x माइनस 42 मीटर होगा कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। बस यही है फिगर। PQ जहां पे क्या है? मीनार है, टावर है, इसी की ऊंचाई निकालनी है, ये निकालनी है। तो बताओ प्यारे, ये अगर x है तो ये भी x हो जाएगा, क्योंकि tan 45 क्या होता है? tan 45 1 होता है। तो tan 45 बराबर tan थीटा बराबर क्या होता है? P बाई क्यू, यानी PQ बाई P बाई बी ना, P बाई बी, परपेंडिकुलर बाई बेस क्या है? x है, और tan 45 का मान आप लोग जानते ही हो 1, तो PQ बराबर क्या हो जाएगा? x ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा? PQ। तो यानी फटाफट हम लोग, ये x है तो ये भी x हो जाएगा, होगा ना। तो PQ का मान हमने पता लगा लिया x। अब इस ट्राइंगल को लेंगे, इस ट्राइंगल को PAQ, ट्राइंगल PAQ लेंगे। तो tan 60 का प्रयोग करो, tan 60, तो tan 60 बराबर P यानी PQ बोले तो x बाई बेस क्या है? x माइनस 42 ना, क्योंकि लिखा हुआ था यहां पे दोस्तों, यहां पे लिखा हुआ क्या था कि
42 मीटर देन बी, है ना, टावर बाय 42 मीटर। यदि ए और बी से मीनार के शीर्ष का, ये तो है एक मीनार के विपरीत और जमीन पर, ए बी की तुलना में 42 मीटर मीनार के तल के निकट है, तो इसकी तुलना में ये 42 मीटर निकट है, तो ये x है मान लो यहां से यहां, तो ये x - 42, इसलिए मैंने x - 42 लिया। अब देखो tan 60 का मान क्या होता है प्यारे, √3, और √3 का मान आप पुट कर सकते हो 1.73। इसको सॉल्व करोगे तो x का मान डेफिनेटली प्राप्त हो जाएगा, √3 का मान 1.73 ले सकते हो। अब इसको सॉल्व करोगे तो x का मान आ जाएगा निकटतम 99.4 मीटर, यानी मीनार की ऊंचाई कितनी होगी दोस्तों, 99.4 मीटर। ये था इस सवाल का सही जवाब। ठीक है, उम्मीद करता हूं इसमें से भी बहुत सारे बच्चे इस सवाल को बनाने में सफलता हासिल किए होंगे। बस आपके सामने ये सॉल्यूशन इसलिए रखा जा रहा है ताकि जो बच्चे अभी भी बनाने में थोड़ा परेशानी फील कर रहे हैं उनको बिल्कुल परेशान नहीं होना था। बताने के वास्ते आया मैं सामने कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना चाहिए था, है ना, अटेम्प्ट करना चाहिए था। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन दिया गया था, यही उम्मीद थी कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा स्कोर करोगे। ठीक है, और उम्मीद पर आप लोग खरे भी उतरे हो, नो डाउट अबाउट दैट। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। चलिए अगला सवाल मेंसुरेशन से लिया गया। कहा जा रहा है कि अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू अ ट्वाइस ईच इन द शेप ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ एन इज। कहा जा रहा है कि एक ठोस बेलनाकार एक पदार्थ है, ठोस, जिसकी त्रिज्या क्या है, रेडियस 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी है, 15 सेंटीमीटर। उसे पिघलाकर, बेलन को पिघला दिया गया और एक अलग शेप में डाला गया। अलग शेप में मतलब खिलौने के शेप में डाला गया। खिलौना का जो शेप है वो शंकु के आकार का है, कोन के आकार का, ठीक है, सर्कुलर कोन है एवं हेमिस्फीयर के आकार का, दोनों मिलाकर के एक ट्वाइस तैयार किया गया। तो आपको पता लगाना है कितने ट्वाइस का निर्माण होगा, टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस बताओ। तो याद रखना, टोटल नंबर जब जब पूछे, है ना, टोटल नंबर ऑफ ट्वाइस पूछा जा रहा है कि कितने ट्वाइस का निर्माण होगा, ये जब जब आपसे पूछा जाए तो याद रखना n बराबर, n जो निकालना है नंबर ऑफ ट्वाइस, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। देखो मेंसुरेशन में फॉर्मूला बड़ा मायने रखता है, फॉर्मूला, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइडेड बाय जिस जिस शेप में डाला गया है उससे डिवाइड कर देना, कोन में प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर ना, कोन में और हेमिस्फीयर में ना शेप में डाला गया, तो इससे डिवाइड करना है। इससे पता चल जाएगा कितने ट्वाइस का निर्माण होगा। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कह रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप था ना, स्फीयर नहीं है प्यारे, ठीक है, सॉरी, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप जैसे जानते हो प्यारे, पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच बाय वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों की रेडियस और हाइट अलग अलग है, इसलिए मैंने ऊपर कैपिटल आर और कैपिटल एच का प्रयोग किया और नीचे स्मॉल आर और स्मॉल एच, प्लस 2/3 पाई आर क्यूब ना, 2/3 पाई आर क्यूब। बस इसमें पुट कर लो, पाई तो कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर इंटू एच, रेडियस क्या था दोस्तों 12, तो 12 इंटू 12 आर स्क्वायर, हाइट क्या थी 15, तो 12 गुना 12 गुना 15 आर स्क्वायर इंटू एच लिख दिया। पाई तो हमने कॉमन लेके काट दिया, 1/3 आर स्क्वायर, आर बोलो 3 सेंटीमीटर है ना कोन का, तो आर स्क्वायर 3 इंटू 3, और हाइट कितनी है दोस्तों, हाइट जो है आपका जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, यस, जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, तो 3 इंटू 3 इंटू 9 प्लस 2/3 आर क्यूब बोले तो 3 इंटू 3 इंटू 3 ना, इसको सॉल्व कर लो, यू विल गेट योर आंसर। तो देयरफॉर आफ्टर सॉल्विंग इट द वैल्यू ऑफ एन हाउ मच यू विल गेट, 48।
n का मान क्या होगा 48। तो कितने खिलौनों का निर्माण किया जा सकता है? 48 खिलौनों का निर्माण किया जा सकता है अगर बेलन को हम लोग पिघला दें और उसको किसके शेप में डाल दें? कोन एवं साथ ही साथ हेमिस्फीयर के शेप में। ओके, तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यानी जिसे पिघला रहे हो उसके वॉल्यूम को ऊपर रखना और जिस शेप में पिघला रहे हो उसे डिवाइड करोगे तो नंबर निकल जाएगा, कितने ट्वाइस का निर्माण होगा। या आप प्रैक्टिकली सोच भी सकते हो, देख भी सकते हो। बिल्कुल इसका सटीक जवाब 48 होगा। ओके, चलिए अगला सवाल पर गौर फरमाते हैं। अगला सवाल, एक और सवाल मेंसुरेशन पे है। द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। कहा जा रहा है कि वर्ग की जो परिमाप है वो आयत की परिमाप का क्या है? आधा है। आयत की परिमाप का आधा है। ठीक है, तो आयत का परिमाप जो होगा वर्ग की परिमाप का क्या हो जाएगा? डबल, दुगुना। अगर वर्ग की परिमाप पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, देन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल वुड बी डबल देन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। अब आगे इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है कि द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 40 मीटर। पेरीमीटर जो है स्क्वायर का 40 मीटर है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज 40 मीटर, तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा दोस्तों? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जैसा कि आप जानते हो कि 2 × l+b होता है पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल। 80 मीटर ना, डबल ना, 40 का दुगुना कर दो 80। अब ब्रेड्थ के बारे में और लेंथ के बारे में यहां रिलेशन दिया हुआ है कि ब्रेड्थ इज 2/3 ऑफ इट्स लेंथ। ब्रेड्थ जो है लेंथ का 2/3 है, 2:3। 2:3 है। तो अगर हम लोग लेंथ ले लें 3x और ब्रेड्थ ले लें 2x बराबर 80। 80 कैसे आया ये समझ में आया दोस्तों? क्योंकि स्क्वायर का जो पेरीमीटर था वो 40 मीटर था और तो रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होगा वो स्क्वायर के पेरीमीटर का डबल हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ है कि पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, देन द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल वुड बी डबल देन द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। तो 40 दूनी 80 इसलिए कर डाला मैंने डायरेक्ट। उम्मीद करता हूं ये लाइन आप समझ गए होंगे। और पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल आप लोग जानते ही हो 2 × l+b होता है। तो 2 × 3x + 2x = 80। तो 5x × 2 यानी 10x = 80। 10x = 80 ना दोस्तों, 10x = 80, तो x = 8 आया। x का मान 8 आ गया, तो हेंस अतः लेंथ जो होगा दोस्तों, लेंथ जो होगा, आयत का लेंथ जो होगा वो 3x है। तो 3 × 8 24 मीटर। और ब्रेड्थ जो होगा 2 × 8 16 मीटर। तो बताइए क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एरिया। अब हम लोग आयत का क्षेत्रफल जानते ही हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई होता है, यानी 24 × 16 करेंगे, 24 × 16 यानी 384 ना मीटर स्क्वायर। तो 384 इसका सटीक जवाब है, सही जवाब है, करेक्ट जवाब। तो ये इसको बनाने में भी हमें नहीं लगता आप सारे बच्चों को कोई दिक्कत आई होगी, लेकिन बनाने की विधि यही थी, ऐसा ही है, बस इस पर ध्यान रखना चाहिए था। ओके, 384 इज द एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल ज्योमेट्री से है। कहा जा रहा है बच्चे, इन अ ट्राइंगल एबीसी एंगल BAC = 90 डिग्री एंड AD इज परपेंडिकुलर टू BC। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि हाइट एंड डिस्टेंस में फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसी तरह ज्योमेट्री में भी फिगर बड़ा मायने रखता है। फिगर आपने अगर नहीं दिया है, आपने ड्रॉ कर लिया, तो सवाल बनाना बिल्कुल आसान हो जाएगा और समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो फिगर नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले प्यारे बच्चे हम लोग यहाँ पे फिगर ड्रॉ करेंगे। जैसे जैसे कहा जा रहा है वैसे वैसे फिगर ड्रॉ करो। कहा जा रहा है कि ट्राइंगल है ABC, तो हम लोग एक ट्राइंगल बनाते हैं। ठीक है जी, चलिए ट्राइंगल बनाते हैं। एक त्रिभुज बना लिए जिसका नाम रख दिए ABC। ओके, क्लियर। ये रहा मान लो A, ये B, ये C। अब एंगल A दिया हुआ है कितना? 90 डिग्री। ये तो 90 डिग्री है, दिया है ना, एंगल BAC 90 डिग्री है। और AD इज परपेंडिकुलर टू BC। AD इज परपेंडिकुलर टू BC। यहां से एक
लंबवत डालेंगे परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये मान लिए डी, तो AD इज परपेंडिकुलर टू BC, BC पर ये लंबवत है AD, तो यहां D एज्यूम कर लिए, करेक्ट। अब आगे जानकारी आपके लिए ये दिया हुआ है कि AD की लंबाई दिया हुआ है बच्चे कितना, 8.4 सेंटीमीटर, AD दिया हुआ है प्यारे बच्चे 8.4, करेक्ट, 8.4 दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसके बाद दिया है BD 4.8 सेंटीमीटर, BD का मान दिया है 4.8 सेंटीमीटर, अंडरस्टूड है, सेंटीमीटर आप समझ लो ना, ऊपर में ही सेंटीमीटर में दिया हुआ, हम डायरेक्ट 8.4 लिख दे रहे हैं, 4.8। अब आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपने जरूर लर्न किया होगा ज्योमेट्री में कि इसका स्क्वायर AD स्क्वायर, इसका स्क्वायर BD इंटू DC के बराबर होता है, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC, ध्यान रखना, AD स्क्वायर इसका वर्ग ये इंटू ये BD इंटू DC के बराबर होता है सदैव, थ्योरम से हम लोग जानते हैं, AD स्क्वायर इक्वल्स टू BD इंटू DC। अब AD का मान तो प्यारे बच्चे दिया ही हुआ है 8.4, तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे 8.4 इंटू 8.4 स्क्वायर कर दिए, 8.4 इंटू 8.4, और BD की लंबाई दी हुई है 4.8, तो यहां से हमें DC निकल जाएगा, DC पहले इसको कैंसिल करो, तो 12 4 जा 48, 12 7 जा 84, डेसिमल इरेडिकेट कर दिए, रिमूव कर दिए, और फिर देखो प्यारे बच्चे 4 से 8.4 भी कट रहा है कितना टाइम्स, 2.1 टाइम्स, तो 2.1 इंटू 7 यानी DC का लेंथ क्या आ गया प्यारे बच्चे 14.7 ना, DC का लेंथ आ गया 14.7। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि बताइए प्यारे बच्चे BC का लेंथ क्या होगा, BC की लंबाई क्या होगी, BC यहां से यहां इस भुजा की लंबाई निकालनी है BC, तो BD तो हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही गिवन था, और DC का मान हमने पता लगा लिया 14.7, तो BC का जो लेंथ होगा, BC का लेंथ जो होगा वो 4.8 प्लस 14.7 ना दोस्तों, 4.8 प्लस 14.7 इसको जोड़ोगे तो 19.5 सेंटीमीटर ना, तो ये रहा इस सवाल का सही जवाब 19.5, जो कि आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है। ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। हमें नहीं लगता इस सवाल को बनाने में किसी बच्चे को ज्यादा परेशानी आया होगा, ओके। अगर आया है तो प्लीज एक बार चेक कर लो, देख लो, कोई दिक्कत हो तो प्लीज जरूर बताना, ठीक है। यहां ऑफिस में आके मिल के बताना, ठीक है, इतना इन्विटेशन है आप सबों को, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें टैकल करना था, हैंडल करना था। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, बड़ा ही एंजॉयबल सारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चे, अगला सवाल अलजेब्रा से लिया गया है। कहा जा रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान 11 है और AB प्लस बी सी प्लस सी ए का मान 15 है, तो आपको पता लगाना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का मान क्या होगा। अब बताइए, अलजेब्रा में फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर फॉर्मूला आपने लर्न कर लिया, आपने याद कर लिया है, तो बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, क्योंकि सारा का सारा खेल होता है फॉर्मूला पे अलजेब्रा में। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC जरूर आपने बुक्स वगैरह में फॉर्मूला लर्न किया होगा। एक तो फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चे, ठीक है, एक तो होता है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। लेकिन फॉर्मूला भी कौन सा प्रयोग होगा यह भी इंपॉर्टेंट, ये भी मायने रखता है। आप एक ही क्वेश्चन, एक ही टर्म का 2-3 फॉर्मूला पाते होंगे अलजेब्रा में। अब यहां पे इन सारे इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखते हुए कौन सा फॉर्मूला यहां पे फिट बैठेगा, ये आपको आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले जरूर आपने ये फॉर्मूला लिखा हुआ, पढ़ा हुआ, देखा होगा। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला कौन सा यहां पे सटीक बैठेगा, फिट बैठेगा, ये आपको जानना पहले जरूरी है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC इक्वल्स टू, याद रखना दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये फॉर्मूला प्यारे बच्चे यहां पे एकदम बिल्कुल सटीक बैठेगा, तब जाके हम ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ABC का वैल्यू इवेलुएट कर सकते हैं।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू हम लोग इवेलुएट कर सकते हैं। ठीक है, यहां पे बिल्कुल सटीक बैठेगा। क्यों? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 11 और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान भी है हमारा ऑलरेडी गिवन है 15। तो हुआ ना, ये फॉर्मूला बिल्कुल सटीक बैठेगा। प्लीज इसी को फॉलो करना, इसी को उपयोग में लाना। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान यहाँ 11 डाल दिए, बिल्कुल सही। अब यहाँ पे हम लोग देखो प्यारे बच्चे 11 का स्क्वायर कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी 11 है तो 11 का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है 15, तो -3 इंटू 15, बस बन गया। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? किसका इंतजार है आपको? बिल्कुल नहीं। 121 में 45 सब्सट्रैक्ट करो, 121 में 45 सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपको आएगा 76 और 76 गुना 11 करो तो 76 नहीं होता है 760 और 76 एक और ऐड कर लो तो 760 और 76 836 ना, यानी इसकी पूर्ण वैल्यू क्या आएगी? कंप्लीट वैल्यू, फाइनल वैल्यू 836। यानी इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन बी में है 836, बिल्कुल करेक्ट। तो याद रखना फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला सुटेबल होगा, तो सो दैट कि इन इंफॉर्मेशन का हम लोग यहां पे डायरेक्ट प्रयोग कर सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा गौर करते हैं। अब देखिए अगला सवाल है रेशियो पे। हृदय opened her piggy bank and found coins of denomination ₹1, ₹2, ₹5 and ₹10 in the ratio 10:5:2:1. If there are 72 coins in all, then how much money in rupee was there in the piggy bank in the form of coins? है ना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन। कहा जा रहा है कि एक पिगी बैंक, जहां पे आप बचपन में याद है पिगी बैंक में पैसा वगैरह जमा करते थे, मिट्टी का बना होता था, उसी को कहते हैं पिगी बैंक। ओके, पिगी बैंक। उसमें गुल्लक, हिंदी में कहते हैं गुल्लक। तो गुल्लक में कुल 72 सिक्के हैं, 72 सिक्के हैं कुल। देखो संख्या दे दिया है प्यारे बच्चे 72 कॉइन्स, उसका अनुपात दे दिया है 10:5:2:1। और कौन कौन से कॉइन्स उस गुल्लक में मौजूद हैं? 1 रुपया के सिक्के, 2 रुपया के सिक्के, 5 रुपए के सिक्के एवं 10 रुपए के सिक्के मौजूद हैं उस गुल्लक में। तो सबसे पहले प्यारे बच्चे यहां पे 1 रुपए के कितने कॉइन्स होंगे, नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 1 रुपीज, ये पहले पता लगाया जा सकता है आसानी से, तब ना उसको वैल्यू में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यहां पे नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स निकालो दोस्तों। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कैसे पता चलेगा? अभी पता चल जाएगा। नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स, नंबर निकालो प्यारे बच्चे पहले, नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स। तो नंबर ऑफ 1 रुपी कॉइन्स कैसे निकलेगा? रेशियो से 10/18, 10/18। और कुल कितने सिक्के थे दोस्तों? 72 ना, तो 72 का बंटवारा कर दो 10/18 में। 10/18 इंटू 72 यानी 40 सिक्के ना थे 1 रुपए के, तो 40 सिक्के थे बच्चे 1 रुपए के, तो उसकी वैल्यू भी तो 40 रुपया ही होगी। बोलो हाँ या ना? 1 रुपया का 40 सिक्का है पिगी बैंक में, तो वैल्यू भी 40 रुपया। ओके, उसी प्रकार नंबर ऑफ अब कौन सा कॉइन की बारी है? 2 रुपए की। तो नंबर ऑफ 2 रुपी कॉइन्स क्या हो जाएगा बच्चे? तो क्या करोगे? बंटवारा कर लो 5/18 इंटू 72, है ना। एकदम तोड़ के बता रहा हूं ताकि एक एक बच्चे समझ के जाएं। तो 20 कॉइन्स न है, 20 सिक्के हैं ना 2 रुपए के, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 रुपए के अगर 20 सिक्के हैं आपके गुल्लक में तो इसकी भी वैल्यू 40 रुपए होगी, तो 40 रुपी। ओके, 40 रुपी। उसी तरह 5 रुपए के सिक्के कितने होंगे? 5 रुपी कॉइन्स, 5 रुपी कॉइन्स। तो आप कहोगे 2/18 इंटू 72, 8 सिक्के हैं 5 रुपए के, तो इसकी वैल्यू 40 रुपए ही होगी। तो देख लो सब 40 40 40 आ रहा है। तो अंत में 10 रुपए के सिक्के का नंबर क्या होगा? 10 रुपए कॉइन्स, तो 1/18 इंटू 72, यानी 4 सिक्के हैं 10 रुपए के, तो 4 सिक्के हैं दोस्तों 10 रुपए के, तो इसकी वैल्यू तो 40 रुपए होगी। यानी कुल उसका वैल्यू कितना है पिगी बैंक में? 40 40 40 40, क्या बार 4 बार 160, यानी उसकी वैल्यू क्या होगी दोस्तों? 160। मुझे बस हिंट देना था, है ना। उम्मीद करता हूं ये आप तुरंत कैच कर लिए होगे, क्योंकि क्वेश्चन में दम ही नहीं था, बिल्कुल दम नहीं था। टोटल सिक्के 72 दिए हुए थे, उसका रेशियो दे दिया था नंबर का 10:5:1 में, बंटवारा कर दिया और उसको नंबर को वैल्यू में कन्वर्ट कर डाला, है ना। तो ऐसे बनाएंगे दोस्तों, बिल्कुल इत्मीनान मत होना,
पूरा जोड़ लगा दो। अब देखिए अगला सवाल है टाइम एंड वर्क से। अब देखो जब तक बच्चे टाइम एंड वर्क का आपको टेक्निक या ट्रिक नहीं पता होगा तब बताओ कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो टेक्निक और ट्रिक का होना बहुत जरूरी है। यही चीज हम लोग अपने 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 एकेडमीज में लर्न कराते हैं, टेक्निक एंड ट्रिक। कुछ भी क्वेश्चन कैसा भी हो एकदम दावे के साथ हर क्वेश्चन बताया जाता है, सॉल्व कराया जाता है, इसके लिए आप निश्चिंत रहना। तो एक एक जैसे कि आप देख सकते हो ना, ये डिस्कशन में भी एक एक क्वेश्चन आपके सामने रखा जा रहा है, कैसे बनाने का अप्रोच होना चाहिए, क्या अप्रोच होना चाहिए। देखो A, B and C can finish a task in 42 days, 84 days and 28 days respectively। कहा जा रहा है प्यारे बच्चे कि A, B तथा C किसी कार्य को क्रमशः 42 दिन, 84 दिन एवं 28 दिनों में पूरा कर सकते हैं, किसी कार्य को। ठीक है, A started the work, A ने कार्य करना शुरू किया, था तीनों का जानकारी, लेकिन शुरू किया कौन? A। 3 दिन बाद B ज्वाइन किया, आफ्टर 3 days B ज्वाइन, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद B ज्वाइन किया। फिर कार्य शुरू होने के 5 दिन बाद C ज्वाइन किया। ठीक है, तो आपको पता लगाना है कि A कितने दिनों तक काम किया, A ने कितने दिन तक काम किया। देखो प्यारे बच्चे, इसका विधि क्या होगा, बनाने की विधि क्या है, विधि को जानना है। तो सबसे पहले ठंडे दिमाग से हम लोग क्या करेंगे, 42, 84 और 28 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम मेथड से बनाना बेस्ट है ऐसे सवालों को। तो 42, 84 और 28 गौर से देखिएगा बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम लेंगे इन तीनों का। एलसीएम ले लो बच्चे। तो 42, 84 और 28 का एलसीएम क्या होगा? 84, यानी टोटल वर्क आ गया 84 यूनिट। ये इसका मतलब हुआ टोटल वर्क कितना है? 84 यूनिट। तो एलसीएम लेने का यही मकसद है, पहले ये पता लगाना कि टोटल कार्य कितना है। टोटल वर्क है 84 यूनिट। अब हमें एक बार इफिशियंसी पता चल जाए एबीसी का तो सवाल बनाना बिल्कुल आसान। तो इफिशियंसी के लिए हम लोगों ने एलसीएम लेने का फैसला लिया है, क्षमता निकालने के लिए, क्योंकि टाइम एंड वर्क में हम लोग क्षमता के लिए मरते हैं। तो क्षमता निकालो। अगर ये 42 दिन में 84 यूनिट काम करता है तो पर डे कितना यूनिट करेगा दोस्तों? 2। 84/42 कर दो तो 2, 84/84 कर दो तो इसकी क्षमता 1 होगी बी की, और 28 दिन में 84 यूनिट कर सकता है तो पर डे इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? सी की 3। तो यही है क्षमता 213। इसी को कहते हैं इफिशिएंसी, इसी को कहते हैं क्षमताएं, ताकत। तो ए के पास कितना क्षमता है? 2 यूनिट पर डे करने की। बी के पास क्या क्षमता है? 1 यूनिट पर डे काम करने की। और सी के पास क्या एफिशिएंसी है? 3 यूनिट पर डे काम करने की। एकदम झोंक दो अपने आप को। तो 213, राइट। अब देखो ए ने काम चालू किया था, हमें नहीं पता एक काम कब तक खत्म हुआ, तो हम लोग यहां पे ये एज्यूम कर लेते हैं कि काम खत्म हुआ हमारा टी डेज तक। एक्स ले लो, टी ले लो, जो आपकी मर्जी। तो कितना काम पूरा करेगा ये? 2 इंटू टी। इतना ना यूनिट काम कर लेगा, क्योंकि 2 यूनिट पर डे और टी डेज तक काम चला तो टोटल काम ए कितना करेगा बच्चे? 2 इंटू टी। प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? 1। ये लेकिन 3 दिन बाद आया तो टोटल में से 3 दिन कम ही ना काम कर पाया, क्योंकि 3 दिन बाद ज्वाइन किया था। कौन? आपका बी। तो इसलिए मैं T-3 का प्रयोग यहां करा रहा हूं। T-3 3 दिन बाद ये आया तो 3 दिन कम काम किया। ओके, तो T-3। और सी जो है दोस्तों, इसकी एफिशिएंसी है 3 और ये 5 दिन बाद आया, यानी सी की एफिशिएंसी है 3 तो 5 दिन बाद आया, यानी टी से 5 दिन कम काम किया तो 3 इंटू T-5। तब जाके काम क्या हुआ? खत्म हुआ, फिनिश हुआ, यानी बराबर टोटल काम 84 है ना दोस्तों। अब बोलो, इसको सॉल्व करते ही हमारा टी का मान प्राप्त हो जाएगा। टी मतलब टोटल काम कितना ए ने शुरू अंत तक किया, वही ना टी है। तो यहां से सॉल्व कर लो दोस्तों। 2t प्लस T-3 प्लस 3t माइनस 15 इक्वल्स टू 84। अब देखो 3t 40 2t 60 ना, और 18 उधर ऐड होगा तो 60 बराबर 102। तो t बराबर दोस्तों कितना होगा? 17 ना, 17 छके ना 102, 17 बार में ना कटेगा तो कितना दिन तक ए काम पर रहा? 17 दिन तक काम पर रहा। कौन? ए यानी शुरू से लेके 17 दिन तक काम किया होगा, तब जाके काम खलास हुआ होगा, फिनिश हुआ होगा, खत्म हुआ होगा, कंप्लीट हुआ होगा।
जो कह लो, आपकी मर्जी। तो ये है प्रॉपर वे टू हैंडल दैट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन को हैंडल करने का ये सटीक तरीका है। बेशक ये जो भी आपके सामने तरीके बताए जा रहे हैं ये अपने आप में द बेस्ट है। ओके, ये सेल्फ प्रेज नो रिकमेंडेशन, अपने मुंह मियां मिठू नहीं होना चाहिए, बट आप पता लगा लेना। ऐसी आप लोग भी बहुत बच्चे बनाए होंगे तो ये आपको बहुत सटीक लगा होगा। मैं बार बार रिकमेंड यही करता हूं अपने क्लासरूम में भी कि एलसीएम मेथड का हमेशा प्रयोग करना टाइम एंड वर्क वाले सवालों में, पाइप तथा टंकी वाले सवालों में। उसी का अभ्यास मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, एक एक क्वेश्चन को बना बना करके दे रहा हूँ कि आपको भी थोड़ा एहसास हो जाए कि इस तरह से बनाना आपके लिए फायदे का सौदा होता। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं। देखो, एलसीएम लेने का मेन मकसद हम लोग के पास यही था, एफिशिएंसी का रेशियो लिखना, एफिशिएंसी। और सवाल में ऑलरेडी एफिशिएंसी का रेशियो दिया रहे तो ये हमारे लिए विन विन सिचुएशन है, बल्ले बल्ले वाला सिचुएशन, जो कि इस सवाल में आप देख सकते हो। एफिशिएंसी के लिए हम लोग मरते हैं, ऑलरेडी एफिशिएंसी का अनुपात दिया हुआ है एबीसी। कहने का मतलब प्यारे दोस्तों ये हुआ कि ए पर डे क्या यूनिट कर सकता है काम, 2 यूनिट, बी कितना यूनिट कर सकता है, 3 यूनिट पर डे, और सी कितना कर सकता है, 5 यूनिट पर डे। कहा जा रहा है ये तीनों मिलकर के किसी काम को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो प्यारे दोस्तों बताओ, टोटल वर्क हमें पता चल जाएगा, टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है दोस्तों। तो क्या करेंगे, तीनों मिलकर के, तो तीनों मिलकर के एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, 10 यूनिट। 2 जोड़ 3 जोड़ 5 डायरेक्ट बनाओ, 6 दिन में काम खत्म हो जाता है, तो इंटू 6 कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कितना यूनिट टोटल काम था। तो 60 यूनिट ना टोटल काम था, 2 3 5 5 10 गुना 6, यानी टोटल कार्य था आपका 60 यूनिट। अब देखो सवाल अंतिम लाइन जरा सवाल का पढ़ो। सवाल का अंतिम लाइन में कहा रहा है कि ए 20% कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा, यानी सारा का सारा फोकस हमारा ए पर अब रहेगा, ए अकेले। तो पहले प्यारे बच्चे, ए अकेले कितना टाइम लेगा, ए टाइम कितना लेगा कार्य को पूरा करने में। टोटल कार्य है 60 और ए जो है पर डे 2 यूनिट काम कर सकता है, तो कितना दिन में अकेले ए काम पूरा कर लेगा, 30 दिन में। ए अकेले पूरा काम कर लेगा 30 दिन में, लेकिन पूरा काम के बारे में नहीं पूछ रहा है, कह रहा है कि कार्य का 20% भाग ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो 20% काम पूरा करने में, 20% वर्क पूरा करने में, यानी 1/5 कार्य पूरा करने में, तो 30 का 1/5 कर लेंगे, 6 दिन न लगेंगे मात्र ए को। अगर 100% काम पूरा किया जा रहा है ए के द्वारा 30 डेज में, तो 20% कार्य पूरा किया होगा वो कितना दिन में, 6 दिन में। यानी ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, सटीक जवाब है ऑप्शन सी, बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आप बातें समझ गए होंगे। बोलोगे सर 2 से क्यों डिवाइड किया आपने, क्योंकि ए की एफिशिएंसी ऑलरेडी हमारे प्रश्न में गिवन है, दिया हुआ है, मौजूद है। ठीक है, और टोटल वर्क 60 है, पर डे ये 2 यूनिट काम कर सकता है ए, तो 60 यूनिट काम करने में इसको 30 दिन लग जाएंगे पूरा काम करने में। लेकिन पूरा काम नहीं कराना है, आपको पता लगाना है कि 20% कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो 30 का 20% कर लेंगे, 6 दिन लगे होंगे 20% कार्य पूरा करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। ये पाइप तथा टंकी पर आधारित है। कहा जा रहा है प्यारे दोस्तों कि pipes A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. The tank when full can be emptied by pipe C in X minutes. When all the 3 pipes are opened simultaneously, the tank is full in 10 minutes. The value of X is. कहा जा रहा है कि पाइप A तथा B, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि पाइप तथा टंकी में 2 तरह के पाइप लगे होते हैं, एक इनलेट होता है, दूसरा आउटलेट होता है। इनलेट का काम होता है काम पानी भरने का, आउटलेट का काम होता है भरी हुई टंकी में से पानी निकालने का। तो 2 तरह के पाइप लगे होते हैं किसी भी टंकी में, इनलेट आउटलेट। तो यहां पे ए और बी जाहिर सी बात है फिल कर रहा है यानी इनलेट्स है, और सी जो है खाली कर रहा है तो वो आउटलेट है। तो सबसे पहले हम लोग ये पता करेंगे कि टोटल कार्य कितना है। टोटल कार्य एकदम सेम प्रोसेस से बनाएंगे जैसे टाइम एंड वर्क में हम लोग का अप्रोच हुआ करता है, उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ए और बी 12 और 15 मिनट दिया हुआ है, तो यहां से हमें ए और बी की एफिशिएंसी पता चल जाएगी और साथ ही साथ टोटल कार्य कितना है ये पता चल जाएगा। तो 12 और 15 का एलसीएम ले लो तो 60, टोटल कार्य है 60, इसकी एफिशिएंसी 5, इसकी एफिशिएंसी 4। आ रही है बात समझ में दोस्तों? 5 और 4 इसकी क्षमताएं हो गई इनलेट्स की। ओके, सी की क्षमता नहीं दी हुई है। अगर सी की क्षमता प्राप्त हो जाए
तो सी अकेले कितनी देर में टंकी खाली कर सकता है, इसका मान पता लगाया जा सकता है। अब देखो कहा जा रहा है कि तीनों को जब खोल दिया जाता है तो टैंक 10 मिनट में भर जाता है। अब देखो कैसे बनाएंगे। ए जो है 5 यूनिट पर मिनट काम कर सकता है, तो 10 मिनट तक ये खुला रहा, तो 5 × 10, प्लस बी भी 10 मिनट तक खुला रहा, 4 × 10, 4 यूनिट है ना, तो ये 10 मिनट है, यहां लिखा हुआ है 10 मिनट, तो 5 × 10 प्लस 4 × 10 माइनस, क्योंकि आउटलेट के आगे क्या लगता है, वो काम बिगाड़ रहा है, तो बिगाड़ने वाले के आगे क्या होता है, माइनस, आउटलेट के आगे माइनस का प्रयोग करेंगे। हमें सी की एफिशिएंसी नहीं पता है, वही तो निकालने का प्रयास है पहले दौर में। तो सी इंटू ये भी 10 मिनट तक खुला रहा, इसकी एफिशिएंसी निकल जाएगी सी की, सी यूनिट, हमें नहीं पता है कि इसकी एफिशिएंसी क्या है, बाकियों की एफिशिएंसी हम लोग ऑलरेडी पता लगा चुके हैं, सी की एफिशिएंसी मिसिंग है, तो सी का एफिशिएंसी हम लोग निकालेंगे, बराबर टोटल 60 काम ना हुआ, तो यहां से सी की एफिशिएंसी निकाल लो तो दोस्तों, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 3, क्या आएगी, 90 में से 60 गया 30, तो सी की एफिशिएंसी आएगी 3 यूनिट। तो सी अकेले टाइम कितना लेगा दोस्तों, सी अकेले टाइम कितना लेगा दोस्तों, टोटल वर्क था 60 और 3 यूनिट पर मिनट ये खाली कर सकता है, तो 60 यूनिट को खाली करने में सी को कितना टाइम लगेगा, 3 यूनिट पर मिनट खाली कर सकता है, तो 60 यूनिट को खाली करने में सी विल टेक हाउ मच टाइम अलोन, सी विल टेक 20 मिनट्स टाइम ना अलोन, तो यानी सी कितना टाइम लेगा 20 मिनट, यही तो एक्स है, सी के बारे में क्या कहा जा रहा था, एक्स मिनट्स, तो एक्स का मान तो आपने पता लगा लिया 20 मिनट्स, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है इस सवाल का। ओके, इसको भी आपने आसानी से सॉल्व किया होगा, नहीं किया तो जरा देख लो इसको, इस पर जरा गौर करना। ए की एफिशिएंसी 5 यूनिट पर मिनट है, 10 मिनट तक खुला रहा, तो इतना यूनिट इसने पार्ट फिल कर दिया, 4 यूनिट पर मिनट है, बी की एफिशिएंसी 10 मिनट तक ये भी खुला रहा, और सी की एफिशिएंसी हमें नहीं पता है, माइनस इसलिए इसके आगे पुट किया क्योंकि ये आउटलेट है, ये भी 10 मिनट तक खुला रहा, तब जाके 60 यूनिट फिल हुआ, तो सी की एफिशिएंसी हमें पता चल गई 3 यूनिट पर मिनट, और चूंकि 60 यूनिट को अकेले उसे खाली करना है, तो कितना अकेले मिनट लगाएगा खाली करने में, भरी टंकी को 20 मिनट लगाएगा, यही तो एक्स है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा गौर फरमाते हैं। अब देखो कहा जा रहा है दोस्तों इसमें कि 2 ट्रेन, हर एक की लंबाई क्या है दोस्तों 160 मीटर, मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, तो याद रखना व्हेन 2 ट्रेन्स आर इन द अपोजिट डायरेक्शन टोटल स्पीड्स रिलेटिव स्पीड वुड बी सम ऑफ देयर स्पीड्स, ठीक है। आपेक्षिक चाल क्या होता है, दोनों ट्रेनों की चालों का योग, और टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल्स टू सम ऑफ देयर लेंथ्स, ये आपने टाइम एंड डिस्टेंस में जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। अपोजिट में क्या होता है, दोनों ट्रेनों के चालों का योग हो जाता है, स्पीड्स ऐड हो जाता है, और सेम डायरेक्शन में क्या होता है दोस्तों, सेम डायरेक्शन में स्पीड्स माइनस होता है, जान लो ये सब बेसिक बातें हैं। चलो 2 ट्रेनें जब एक दूसरे के विपरीत दिशा से गुजरती हैं तो कितने सेकंड में एक दूसरे को पार कर लेती है, तो यहां 9 सेकंड दिया हुआ है, तो 2 विपरीत दिशा में, तो SA प्लस SB का मान दिया हुआ है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या हो जाएगा दोस्तों 160 प्लस 160, क्योंकि दोनों ट्रेनों के लंबाइयां 160 था, ये टोटल डिस्टेंस हो गया, बाई टाइम, टाइम कितना सेकंड 9 सेकंड, यानी 320/9, ये SA प्लस SB हुआ। अब आगे जो जानकारी दिया गया है, 1 ट्रेन मतलब स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन SA 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो याद रखना दोस्तों when any train crosses a platform or a tunnel or a bridge etc, total distance covered by the train equals to the length of the train plus length of the platform, यानी जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या किसी पुल या किसी सुरंग इत्यादि को पार करे तो ट्रेन द्वारा तय की गई कुल दूरी ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई होती है। तो बताओ ऐसे का मान दिया हुआ है दोस्तों, ऐसे का मान दिया हुआ है कितना, ऐसे का मान दिया हुआ है 160, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 200 बटा कितना सेकंड ले रहा है पार करने में प्लेटफॉर्म को पार करने में ये 18 सेकंड का वक्त ले रहा है, शायद 18 सेकंड, यस बिल्कुल 18, यानी 20 आ गया, ऐसे का मान 20 आ गया, और ऐसे प्लस SB का मान 320/9 है। तो आपको क्या निकालना है बच्चे, तो आपको निकालना है इनकी गति का रेशियो, बताइए क्या होगा, इनके स्पीड का रेशियो क्या होगा। तो देखो बच्चे ऐसे का मान तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं 20, तो 20 लिख लो, और SB निकालने के लिए क्या करेंगे, इस 320/9 में
इस 320/9 में घटा देंगे ना 20 को, स्पीड ऑफ ए घटा देंगे तो स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन निकल जाएगा। ये इस 320/9 दोनों का सम दिया हुआ है, दोनों का सम निकला, उसमें से स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन अगर माइनस कर दें तो जो बचेगा स्पीड ऑफ द अदर ट्रेन ना, तो बस बन गया। और क्या आपको ज्यादा वक्त लगेगा? तो एलसीएम ले लो बच्चे, तो 140/9। अब देखो 7 बार में यहां कट रहा है, यानी 9:7 ना, तो स्पीड ऑफ द फर्स्ट ट्रेन एंड द स्पीड ऑफ द सेकेंड ट्रेन का रेशियो क्या होगा बच्चे? 9:7। ये था इसका सॉल्यूशन, करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन बी 9:7 दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। कह रहा है रेमी एक वस्तु को एक निश्चित कीमत पर बेचने पर 20% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु को 8 रुपए अधिक में बेचा जाता तो वह 30% लाभ प्राप्त करता। तो यदि 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, मूल्य कितना है? कहा जा रहा है बच्चे रेमी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग एन आर्टिकल ऑफ अ सर्टेन प्राइस। इफ शी सेल्स द आर्टिकल फॉर ₹8 मोर, शी विल गेन 30%। व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ 16 सच आर्टिकल्स? ये सवाल है प्यारे दोस्तों। कहा जा रहा है कि रेमी को कितना प्रतिशत का लाभ होता? 20% का लाभ होता। यदि वह उस वस्तु को 8 रुपए अधिक दाम पर बेचता तो लाभ का प्रतिशत कहां पहुंच जाता दोस्तों? 30% पे। 8 रुपए अधिक पर बेचता। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों जरा यहां देखो तो 20% और 30% कितना अधिक है? 30 जो है 20 से कितना अधिक है? 10%। तो 10% बराबर, और रुपीस के मामले में कितना अधिक है? 8 रुपया ना, तो 10% बराबर 8 रुपया। एकदम शॉर्टकट करते हुए उड़ाते चलो, 10% बराबर 8 रुपया अधिक 10% बराबर 8 रुपया। तो किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य अपने आप का कितना परसेंट है दोस्तों? 100%। तो 100% यानी एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 80 रुपया। एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया बच्चे 80 रुपया। देखो यहां पे ही गौर कर लेना है, कोई एक्स वैक्स नहीं लेना है, डायरेक्ट बनाओ। 20% से 30% हुआ कब? जब 8 रुपये ज्यादा हुआ सेलिंग। तो 8 रुपया ज्यादा सेलिंग यानी 10% का गैप आ गया, 10% का ना अंतर पैदा किया, वो 8 रुपया। तो 10% बराबर 8। कोई भी वस्तु का क्रय मूल्य प्यारे बच्चे कितना होता है? 100%। तो 100% बराबर 80। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 80 हुआ, तो आपको 16 ऐसी वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालना है। तो क्या करेंगे? 80 गुना 16 ना, 80 गुना 16 ना कर देंगे दोस्तों, यानी 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या होगा प्यारे बच्चे? 1280। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, जवाब। ऐसे बनाते हैं दोस्तों 1280। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। कहा जा रहा है एट विच रेट ऑफ एसआई डज एन अमाउंट बिकम डबल इन 12 ईयर्स? साधारण ब्याज की किस दर से राशि 12 वर्ष में दोगुनी हो जाती है? यह है दोस्तों अगला सवाल। साधारण ब्याज की किस दर से? तो जब भी दर पूछा जाए और दुगुनी, 5 गुनी, 11 गुनी कुछ भी हो, तो डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करना। रेट बराबर n-1 इंटू 100 बाई टाइम। रेट बराबर n-1 इंटू 100 बाई टी फॉर टाइम। n कितना गुना हो जाता है? 2 गुना। तो 2-1। बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, डायरेक्ट इस फॉर्मूला का प्रयोग कर लेना है। आंसर आपके समक्ष होगा, आंसर आपके सामने पड़ा मिलेगा। टाइम कितना है? 12 साल ना, तो n मतलब नंबर ऑफ टाइम्स। तो रेट जब जब निकालना हो तो क्या करोगे? दुगुना, तिगुना, सतगुना के केस में जो भी गुना हो n-1 इंटू 100 बाई टी। ठीक है बच्चे, ये सिंपल इंटरेस्ट का रेट निकालेगा। डायरेक्ट मैंने आपको सजेस्ट किया फॉर्मूला। अगर टाइम भी निकालना हो तो यही फॉर्मूला यूज करेंगे, n-1 इंटू 100 बाई आर। तो बच्चे देखो 2-1 इंटू 100 बाई 12 है, तो 4-25 से 100, 4-12, 25/3, यानी इसका सही जवाब होगा 8.1/3% ना, 8.1/3%, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। हाँ देखो बच्चे, हमेशा अक्सर SICI का जब भी सवाल पूछा जाता है तो डिफरेंस वाला सवाल बड़ा ही पसंदीदा सवाल होता है एग्जामिनर का। डिफरेंस वाला, या तो डिफरेंस 2 साल का डिफरेंस वाला पर आधारित सवाल हो सकता है, या 3 साल का मैक्सिमम। तो अभी फिलहाल आपके सामने डिफरेंस 2 साल का दिया हुआ है, 24.50 आपको निकालना है। x का मान यानी मूलधन मिसिंग है, टाइम दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है दोस्तों 7%। तो याद रखना डिफरेंस वाला जब जब सवाल पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा तो 2 साल से 3 साल तक का, उसके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला।
आपके सामने हमेशा आपके दिमाग पे छा जाना चाहिए, छप जाना चाहिए फॉर्मूला। तो याद रखना दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स का जो फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे वो है हमारा PR स्क्वायर बाय 100 का स्क्वायर, 100 इंटू 100। ये हो जाएगा प्यारे बच्चे डिफरेंस बिटवीन एसआई सीआई फॉर 2 इयर्स। नोट कर लो फटाफट, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई का जो फॉर्मूला है 2 इयर्स का वो क्या होता है दोस्तों, PR स्क्वायर बाय 100 इंटू 100। P, यही तो P मिसिंग है, x रुपया, तो P के जगह x ले लो। रेट क्या दिया है दोस्तों, 7 इंटू 7, 7 का स्क्वायर बाय 100 इंटू 100, और डिफरेंस बता दिया इस सवाल में 24.5 रुपए, तो 24.50। अब देखो पक्का ये कट रहा है आपका 49 से 0.50 0.50। अब देखो तो 0.50 डेसिमल यहां आएगा, कटेगा तो 100 भी कट जाएगा, तो 50 गुना 100 यानी 5000 होगा प्रिंसिपल, यानी वह मूलधन क्या रहा होगा, डेफिनेटली 5000 रहा होगा, ऑप्शन सी। तो क्या सीखा आपने दोस्तों, डिफरेंस बिटवीन सीआई एंड एसआई फॉर 2 इयर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे प्यारे बच्चे, PR स्क्वायर बाय 100 इंटू 100। अगर 3 साल की बात होती, अगर 3 साल का जिक्र होता तो ये भी फॉर्मूला हम लोग आपसे बेशक शेयर करते, PR स्क्वायर इंटू 300 प्लस R बाय 100 का क्यूब, लेकिन उसकी आवश्यकता यहाँ पे इस सवाल को बनाने में कम से कम अभी उसका प्रयोग नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम लोग 2 इयर्स का डिफरेंस का फॉर्मूला आपके साथ साझा किया, आपके साथ शेयर किया। तो PR स्क्वायर बाय 100 इंटू 100 याद रखना प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। अब देखो ना कितना साधारण सा क्वेश्चन है, एवरेज ऑफ ABC दिया है डियर कैंडिडेट 9 और एवरेज ऑफ B एंड C दिया है 10, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A। इससे आसान सवाल आज के पेपर में नहीं मिला होगा। औसत दिया है 9, ABC का औसत दिया है 9, तो औसत है 9, तो टोटल होगा ना वैल्यू बच्चे 27, और जिसमें से BC का औसत दिया है 10, तो टोटल वैल्यू होगा ना 20। अब आप ही बताओ, एक दूसरे से अगर घटाएंगे तो A का मान क्या हो जाएगा, घटाने पे 27 माइनस 20 7 ना, 27 माइनस 20 क्या होगा 7, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन है, ऑप्शन बी, यानी A का मान डेफिनेटली क्या प्राप्त होगा 7। यही तो पूछ रहा था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A का मान क्या होगा जरा ये बताइए, तो 7 होगा, बिल्कुल 7 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। हाँ जी, ये देखो ये DI पर आधारित क्वेश्चन है आपके सामने, बड़ा ही प्यारा सा आसान सा सवाल है। सबसे पहले DI में याद रखना डायरेक्शंस को पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एक बार आपने निर्देश समझ लिया ना तो DI बनाना बिल्कुल आसान हो जाता है, डेटा इंटरप्रिटेशन कहते हैं इसे। ये अभी फिलहाल बार ग्राफ का एक सवाल आपके समक्ष रखा गया, इसको बार कहते हैं, बार ग्राफ। मुख्य 4 प्रकार होते हैं DI में, टेबुलेशन, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, जो कि PT वगैरह में एकदम आता ही आता है, PT मेंस के पेपर में। तो ये बार ग्राफ पर आधारित एक सवाल है, ग्राफ पर। इसमें पहले डायरेक्शन जरूर पढ़ो, क्या दिया हुआ है कि नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल्स इन लैक्स, वाहनों की कुल संख्या दी हुई है लाख में, लाख में ध्यान रखना। एक्सपोर्टेड बाय ए कंपनी ड्यूरिंग 2014 एंड 2015, कंपनियों के द्वारा निर्यात किया गया किन किन वर्षों में, 2014 एवं 2015। 2014 को व्हाइट बार से डिनोट किया गया है और 2015 को आप यहां क्लियरली देख सकते हो ब्लैक वाला बार से इंडिकेट किया गया, डिनोट किया गया है। 2014 याद रखना व्हाइट बार, 2015 ब्लैक बार, कंपनी का नाम दिया है ABCD। अब चलिए पहला सवाल पढ़ते हैं कि क्या है आपका पहला सवाल। पहला सवाल है द टोटल नंबर ऑफ टाइप्स B, D एंड E व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2014। तो प्यारे बच्चे 2014 में यानी व्हाइट वाला BDE, तो पहले दोस्तों B 25, D मतलब 45, 25 45 70 और E 50 120। तो BDE का एक्सपोर्टेड तो 25 45 70 50 कर लो, जोड़ लो 120, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप्स A, C, D एंड E व्हीकल्स एक्सपोर्टेड। यानी ऊपर लिखना 120, कहां से आया 120 ये तो समझ में आ ही गया होगा, 25 जोड़ 45 जोड़ 50, 2014 मतलब व्हाइट बार। कंपेयर करना है दोस्तों किससे, इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ टाइप्स A, C, D एंड E व्हीकल्स एक्सपोर्टेड इन 2015।
ए सी डी एंड ई एक्सपोर्टेड इन द ईयर 2015। 2015 में प्यारे बच्चे क्या है 35, सी मतलब 40 75, ए सी डी एंड ई 75 और 55 130 और 57 187 ना, तो 120 जो है 187 का दोस्तों कितना प्रतिशत है, यही सवाल था। तो इंटू 100 करेंगे तब ना परसेंटेज में कन्वर्ट कर पाएंगे, तो इसका लगभग मान 64.2% प्राप्त होगा, 64.2%। तो 120 गुना 100 भागा 187 यही है। तो याद रखना डीआई के सवाल किन किन पर निर्भर करता है, रेशियो पर, परसेंटेज पर, एवरेज पर, यही तरह तरह के सवाल इस डीआई में पर आधारित होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, कह रहा है कि 2014 में निर्यात किए गए ए और सी प्रकार के वाहनों की 2014 में एकदम पूरा झोंक दो अपनी अपनी पूरी ये एनर्जी, ए और सी वाहनों की कुल संख्या 2014 में ए और सी। तो प्यारे बच्चे 2014 में ए और सी देखो तो 27 प्लस 43, 27 प्लस 43 डायरेक्ट कर लो, 27 प्लस 43 अनुपात निकालना है, किससे कंपेयर करना है, किससे तुलना करना है। 2015 में बी एवं ई, 2015 में बी और ई, तो 2015 मतलब ब्लैक बार 33 प्लस ई 57, 33 जोड़ 57, 33 जोड़ 57, इनके बीच ही अनुपात निकालना था दोस्तों। तो 70 अनुपात न 90, 70 अनुपात 90 यानी 7:9। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही लग रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठ रहा है, ऑप्शन बी। बस जोड़ना है, रेशियो लिखना है ना, बिल्कुल आसान वाकई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। कह रहा है प्यारे बच्चे कि किस प्रकार के वाहन के निर्यात में पिछले वर्ष की तुलना 2015 में 32% की वृद्धि देखने को मिली। याद रखना ऐसे सवाल को बनाने का ऑप्शन से सुझाव है, ऑप्शन लेके चलना प्यारे दोस्तों। अब आपकी किस्मत कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही साबित होगा, हो ना हो ए ऑप्शन बी में पहुंचते पहुंचते आप आंसर की प्राप्ति कर लो। ओके चलिए देखते हैं पहला ऑप्शन क्या है दोस्तों। पहला ऑप्शन है बी। क्या यह बी में हो पाया है मुमकिन, जरा चेक करते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करनी हो चाहिए, 32%। तो बी, अब देखिए तो दोस्तों 25 से 33 ना हुआ, 25 से 33 हुआ बी में। बी पर पहले फोकस कर रहे हैं। 25 से कहां पहुंच गया दोस्तों, 33। कितना वृद्धि हुआ देखो तो 8 वृद्धि हुआ। कहां से वृद्धि हुआ, पिछले वर्ष 25 था तो 8/25 वाकई 32% होता है क्या, बिल्कुल 32% होता है, बिल्कुल। 25 चौके 100, 8 चौके 32, तो कितना प्रतिशत वाकई वृद्धि दर्ज की गई, 32% वृद्धि दर्ज की गई। यानी कौन सा बिल्कुल फिट बैठेगा, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही बैठेगा, ऑप्शन ए यानी बी। आप लोग बहुत किस्मत वाले हो, पहले ही ऑप्शन आपका सही साबित हो गया। बाकी ऑप्शन को चेक करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। एक बार कोई ऑप्शन दे दिया 32, बाकी अब कोई नहीं दे सकता, नहीं तो कॉन्ट्राडिक्शन पैदा हो जाएगा, विवाद पैदा हो जाएगा। चलिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर गौर फरमाते हैं। अगला सवाल जो आपने देखा इसमें लिखा हुआ है कि 2015 में निर्यात किए गए ए, बी और डी प्रकार के वाहनों की औसत संख्या। चलो बच्चे 2015 में निर्यात किए गए ए, बी, डी के बीच औसत संख्या 2015 में, यानी ब्लैक वाला देखना है, ए, बी, डी ब्लैक वाला जोड़ो। 35 33, 35 33 68 और डी 68 और 55, 68 5 73 50 123। तो एवरेज क्या हो जाएगा दोस्तों, 123/3 यानी 41 ना। ये कहां से आए, 123 समझ में आ गया आपको। 2015 जैसे ही बोले तो ब्लैक वाला टावर, ब्लैक वाला बार को ऐड करना है, वो भी ए, बी और डी का। तो 35 और 33 68, 68 और 55 123 बाई 3 क्यों किए, क्योंकि एवरेज हमें निकालना था। तो 41 ए बी डी 2015, याद रखना 2015 दिया हुआ है, ए बी डी 2015, तो 41 आया। अब किससे तुलना करना है दोस्तों, तुलना करना है कि 2014 में निर्यात किए गए ई प्रकार 2014 में। अब देखो तो 2014 तो खुल्लम खुल्ला लिखा हुआ है, ई का 2014 जरा देखो दोस्तों, ई का 2014 यानी 50 ना लेना है। तो आप ही बताइए
कि वाहनों की संख्या से x% कम थी, x का मान क्या है बताओ। तो 41 50 से कितना कम है? 41 जो है दोस्तों 50 से कितना कम है? कम मतलब डिफरेंस 9 कम है 50 से, यानी 50 डिवाइड करेंगे इंटू 100 ना करेंगे तो कितना परसेंट कम है दोस्तों? 18% ना लेस है। कितना परसेंट लेस है? 18%। यही कहा जा रहा था x% का मान बताइए, तो 18% लेस है, तो x को रिप्लेस करने के लिए कौन आया? 18 ना, तो इसका सही जवाब है 18%। कितना परसेंट कम है? 18%। का से जुड़ा हुआ सब, से जुड़ा हुआ सब प्यारे बच्चे हमेशा डिवाइड में होता है, हमेशा नीचे होता है। चलिए अगला सवाल जरा देखते हैं। अब देखो अचानक एक सवाल पूछा गया आपका टाइम एंड वर्क से। कह रहा है बच्चे कि सम्राट अकेले 10 दिनों में एक काम पूरा कर सकता है और विराट अकेले उसी काम को 40 दिनों में पूरा कर सकता है। याद रखना, सम्राट 10 दिन, विराट 40 दिन। सम्राट इस कार्य को आरंभ करता है और फिर दोनों इसे बारी बारी से करते हैं। सम्राट आरंभ करता है, अगर कौन आरंभ किया ये नहीं दिया होता ना तो शायद ये क्वेश्चन ज्ञात नहीं किया जा सकता था। यानी बारी बारी सवाल में ये इंपॉर्टेंट है, हु स्टार्टेड द फर्स्ट डे जॉब, हु हैज ब्रोकन द आइस, यानी कौन इनिशिएटिव लिया है, ये लिखना जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इस सवाल में क्लियरली लिखा हुआ है कि सम्राट हैज इनिशिएटेड द जॉब, सम्राट ने काम चालू किया है। तो सम्राट लेता है अकेले 10 दिन और विराट लेता है अकेले 40 दिन, दोनों बारी बारी से काम करता है। तो सबसे पहले प्यारे दोस्तों ये पता करो कि काम टोटल कितना है। हमेशा बार बार कहता हूं टाइम एंड वर्क में टोटल वर्क निकाल लो, तो टोटल वर्क 40 है यूनिट। अब बताइए बच्चे ये कितना यूनिट कर सकता है सम्राट? 4 यूनिट पर डे। ये सम्राट है, ये सम्राट है, ये विराट है, ये विराट है ना बच्चे। तो विराट कितना यूनिट कर सकता है पर डे? 1 यूनिट पर डे। तो आप ही बताओ, बारी बारी से काम किया, यानी पहला दिन सम्राट किया 4 यूनिट, दूसरा दिन विराट आया अकेले 1 यूनिट किया, तो इन 2 दिनों में कितना यूनिट काम हो गया बच्चे? 4 + 1 ना, 2 दिन ना लग गए दोस्तों, 2 दिन लग गए, एक दिन नहीं लगा, बारी बारी वाला है तो 2 दिन बीत गए 5 यूनिट काम होते होते। तो 5 यूनिट होते होते 2 दिन बीत गए। अब टोटल यूनिट कितना है बच्चे? 40 ना। अब बताओ 40 तक लाने के लिए किससे इंटू करोगे? इंटू 8 करोगे तब ना 40, तो इधर भी इंटू 8 करोगे, तो 40 यूनिट काम फिनिश कराने में कितने दिन स्पेंड हो गए, कितने दिन लग गए? 16 दिन ना लग गए। तो इसका ठीक जवाब है 16 दिन, ऑप्शन बी। काम बचा ही नहीं, पूरा पूरा काम हो गया कितने दिनों में? 16 दिन में, अगर बारी बारी से काम किए होते सम्राट और विराट। 16 दिन इसका सही जवाब है। चलिए अब फाइनली अब हम लोग बढ़ रहे हैं एक कैसलेट की तरफ। जैसा कि पता है बच्चे पजल में भी, रीजनिंग में पजल पूछे जाते हैं, उसी तरह मैथमेटिकल पजल भी आता है, इसी का नाम है कैसलेट। कैसलेट पूछे जाते हैं। ये देखो कितना जबरदस्त कैसलेट है। सबसे पहले कैसलेट बनाने के क्रम में याद रखना दोस्तों, पहले तो आपको अरेंज करना चाहिए, पूरा जो भी जानकारियां दी गई है उसको एक जगह अरेंज कर लो। एक बार वो अरेंजमेंट हो गया, फिट हो गया, तो सारा का सारा 5 का 5 नंबर स्कोर आप आसानी से हंसते खेलते कर सकते हो। तो सबसे पहले ध्यान रहे, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लो, तब जब मैं डिस्कस करूं तो आपको आसानी हो समझने में। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्यारे बच्चे, ठीक है। तो देखो पहले दिया क्या है, पहले पूरा पढ़िए। कह रहा है क्या, अखिलेश एसबीआई पीओ मेंस एग्जाम में बैठा, एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम था। तो एसबीआई पीओ मेंस में कौन कौन कितने मार्क्स का पेपर था? 200 मार्क्स का पेपर था, जिसमें 5 सेक्शंस थे, रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, जीए, कंप्यूटर। अखिलेश अटेम्प्टेड 22 क्वेश्चंस इन रीजनिंग विथ एन एक्यूरेसी ऑफ 77.3/11%। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, तब जाकर के मैं यहाँ पे एक कॉलम बनाऊंगा, प्रॉपर कॉलम, सो दैट कि 5 का 5 नंबर आप तुरंत बना के दिखा सको, स्कोर कर सको। तो देखो इसके लिए मैं नोटपैड का सहारा ले रहा हूं। अब नोटपैड पे आते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सेकेंड, ओके।
चलो, हाँ जी दोस्तों, देखिए सबसे पहले एक प्यारा सा ये बना लो, क्या क्या पॉसिबिलिटी है पहले लिख लो। सेक्शंस, कौन कौन सेक्शंस था, ठीक है, वही सब्जेक्ट्स, सेक्शंस लिख लिया। एक सेकेंड, फिर एक कॉलम बनाओ, टोटल कितने आपके क्वेश्चंस थे, अपने से, अपने विवेक से आपको क्या करना है, कॉलम ड्रॉ कर लेना है, टोटल क्वेश्चंस, फिर टोटल मार्क्स कितना था, इसका एक कॉलम बना लेना प्यारे बच्चे। फिर राइट कितना हुआ क्वेश्चंस, ये अटेम्प्टेड कितना किया, अटेम्प्टेड का एक बना लो कॉलम, कितना अटेम्प्ट किया है। फिर अटेम्प्टेड, फिर राइट क्वेश्चंस कितना हुआ, इसका एक बना लो, राइट क्वेश्चंस, है ना, शॉर्ट में कर लेना। फिर रॉन्ग क्वेश्चंस, और इधर में फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, बना लिए इतना। अब देखो दोस्तों, आप तब तक क्वेश्चन को भी रीड करते रहो, मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। जैसे एग्जाम में होता है कि गलती करोगे तो 25% आपका कटेगा, वही यहां पे भी दिया हुआ है, गलती करोगे तो 25% कटेगा। देखो ना लिखा हुआ है, वापस यहां पे देखोगे, गौर करोगे तो वापस जब यहां पढ़ोगे आप बच्चे, तो लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, पहले आराम से चीजों को पढ़ लो। कह रहा है ना कि अखिलेश ने 22 क्वेश्चन रीजनिंग में अटेम्प्ट किया, जिसमें सही किस प्रतिशत में हुआ, सही हुआ उसका 77.3/11% सही हुआ। और ईच क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग कंसिस्ट ऑफ 2 मार्क्स, रीजनिंग का एक क्वेश्चन का वैल्यू 2 अंक दिया हुआ है, और निगेटिव मार्किंग भी है 25%, यानी 0.25 कट जाएगा, 25% यानी 1/4 कट जाएगा अगर आप गलती करोगे तो। सारी बातें वही दी हुई है, राइट। अब इस सेक्शन ऑफ द एग्जाम हैव द 25% ऑफ नेगेटिव मार्किंग of each wrong question. The total number of questions in reasoning is 30 दिया हुआ है बच्चे। Each question of computer consists of half marks and maximum marks in computer are 10. कंप्यूटर के बारे में कहा गया है कि अगर कंप्यूटर के एक क्वेश्चन का वैल्यूएशन कितना है, आधा अंक, और टोटल मार्क्स कितना है कंप्यूटर का, 10। टोटल 16 क्वेश्चंस आर अटेम्प्टेड बाय अखिलेश in computer with the ratio of right questions to wrong questions 3:1, 3:1 में कंप्यूटर में उसका सही और गलत हुआ। The number of questions in English is equal to maximum number of English, जितना मैक्सिमम नंबर क्वेश्चन का, उतना नंबर ऑफ क्वेश्चन जितना होगा उतना मैक्सिमम नंबर होगा इंग्लिश का। यानी कहने का मतलब एक एक नंबर वैल्यू होगी इंग्लिश की, एक एक मार्क्स का होगा, तभी ना क्वेश्चन बराबर मार्क्स, तो एक एक क्वेश्चन, एक एक मार्क्स का एक एक क्वेश्चन रहा होगा इंग्लिश का। Akhilesh attempted 26 questions with 50% accuracy. The number of questions attempted in English is 65% of the total number of questions in English. GA sections consist of 40 questions with each consist of 0.75. Akhilesh attempted 23 questions, out of which 8 questions are wrong. Quant section consists 40 questions, out of which Akhilesh attempted 35 questions and got 52.5 मार्क्स। सब कुछ दिया हुआ है इस इंफॉर्मेशन में। अब देखो, इसी को प्यारे बच्चे हमें अरेंज करना है, हमें अरेंज कर लेना है। इसका फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो फोटो खींच लो। अब देखो, इस यही कारण है मैंने ये बना दिया, ठीक है। अब देखो, ये जिसकी जानकारी पहले दी हुई है एकदम एक रफ में कर लो। कितने पेपर थे, 5 सेक्शंस थे, तो 2, 3, 4 और 5। चलिए बच्चे, अब देखिए
हाँ, अब देखो प्यार से यहां फिल करो। पहली जानकारी रीजनिंग के बारे में दी गई है, तो लिख लो रीजनिंग। एक बार ये फिल हो गया ना, तो 5 का 5 नंबर आप स्कोर कर सकते हो। यही खासियत है कैस्लेट की पजल की। रीजनिंग है, फिर जानकारी दी गई है कंप्यूटर की, तो एक सिस्टमैटिक वे होना चाहिए कंप्यूटर। फिर दी गई है जानकारी इंग्लिश की, तो इंग्लिश का एक बना लो इंग्लिश। फिर दी गई है आपकी जीए की, और अंत में बताया गया है क्वांट का। इसी ऑर्डर में लिख लो ताकि इधर उधर भटकना ना पड़े, डायरेक्ट बना सके। अब देखो सबसे पहली जानकारी, आप लोग भी पढ़ते चलो, मैं फिल करते जा रहा हूं अपने आप, ठीक है, फिल करते जा रहे हैं। देखो बच्चे, कह रहा है क्या जीए के ये आपका रीजनिंग के बारे में, कि रीजनिंग में अटेम्प्ट किया कितना क्वेश्चन दोस्तों, 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। तो यहां लिख दो 22। रीजनिंग में 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, जिसमें 77.3/11% सही हुआ। अब देखो प्यारे बच्चे, कुछ रफ वर्क कर देते हैं। 77.3/11, 77.3/11, 22 का 77.3/11, इसका क्या हुआ, सही हुआ। 22 का 77.3/11 यानी 850, 850/1100 मतलब 17 क्वेश्चन सही हो गया। इसको तोड़ोगे तो 17 क्वेश्चन सही निकला। तो 5 क्वेश्चन गलत हो गया, 5 क्वेश्चन क्या हुआ, गलत हो गया। और कहा जा रहा था 5 क्वेश्चन गलत हो गया। अटेम्प्टेड क्वेश्चन था कितना, 22, और जिसमें कि 17 क्वेश्चन सही हुआ, तो 5 क्वेश्चन क्या हो गया बच्चे, गलत हो गया। और टोटल क्वेश्चन था रीजनिंग में 30, ये दिया हुआ है सेकेंड पारा में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन रीजनिंग कितना दिया है दोस्तों, 30। बस इस तरह अरेंज करके देख लेना है। और हर एक क्वेश्चन 2-2 अंकों का है, यानी कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 60 मार्क्स का क्वेश्चन है टोटल रीजनिंग में। तो अंक कितने प्राप्त हुए होंगे बताओ। 17 राइट हुआ और 5 रॉन्ग हो गया, तो 17 गुना 2 और 5 रॉन्ग हो गया, -5 इंटू 2, इसका 1/4 ना कटेगा 25%, तो 34 में आपका 2.5 अंक कट गया, यानी 31.5 अंक ना मिला होगा किसमें बच्चे, 31.5 अंक मिला होगा किसमें, आपका रीजनिंग में। तो ये दिया हुआ था। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रीजनिंग वाज हाउ मच, 30। तो उसकी वैल्यूएशन क्या होगी, 60। 2-2 मार्क्स का एक एक क्वेश्चन है रीजनिंग का। ओके, चलिए अब अगला इंफॉर्मेशन किसके बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर में टोटल जो वैल्यूएशन था आधा अंक का था, हाफ मार्क्स का, और टोटल मार्क्स था 10। तो लिखो प्यारे बच्चे 10 अंक था किसमें, कंप्यूटर का, तो आधा अंक का है, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना होगा बच्चे, 20। इसमें अटेम्प्ट किया कितना क्वेश्चन, 16 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया गया कंप्यूटर में अखिलेश के द्वारा। लिखा हुआ है, सब कुछ लिखा हुआ है, जिसमें राइट और रॉन्ग का जो रेशियो है वो 3:1, यानी 12 करेक्ट 4 गलत ना, 12 सही और 4 गलत। तो नंबर कितना मिलना चाहिए कंप्यूटर में, तो 12 का हाफ मिलना चाहिए। 12 सही हुआ है यानी 6 अंक मिलना चाहिए, लेकिन 4 गलत भी हो गया है, तो 4 इंटू हाफ, और उसका 1/4 कट गया, 25% कट गया, इसलिए इंटू 1/4 करते जा रहे हैं माइनस करके। तो यानी 6 में से 0.5 गया, यानी 5.5 मार्क्स ना प्राप्त हुआ होगा, 5.5 मार्क्स प्राप्त हुआ होगा किसमें बच्चे, कंप्यूटर में। अब देखो जरा इंग्लिश के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है। इंग्लिश के बारे में इंफॉर्मेशन है थर्ड पारा में कि मैक्सिमम मार्क्स ऑफ इंग्लिश अखिलेश अटेम्प्टेड 26 क्वेश्चन। अखिलेश ने अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन किया है, सब लिखा हुआ है, 26 क्वेश्चन, जिसमें 50% सही रहा और 50% गलत। 50% मतलब 26 का 50% 13 बच्चे, तो 13 सही 13 गलत। अब देखो मार्क्स कितना मिला होगा दोस्तों, 13 इंटू 1, एक एक मार्क्स का क्वेश्चन था, एक एक वैल्यू का, और इसमें रॉन्ग भी 13 हो गया, तो 1 इंटू 1/4, यानी 13 में से 3.25 घट जाएगा, तो यानी इंग्लिश में कितना अंक मिला होगा बच्चे, 9.75 मार्क्स। अब बोला जा रहा है कि ये 26 जो है टोटल अटेम्प्टेड क्वेश्चन का कितना वैल्यू है, 65%। तो ये 65% के बराबर है, तो ये 65% 26 के बराबर है। टोटल क्वेश्चन हमेशा बच्चे 100% होता है, तो 100% बराबर ना 40, ये 65% के बराबर है 26 अटेम्प्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चन। ये लिखा हुआ है, तो 65% बराबर 40, ये 26, तो 100% बराबर 40 ना।
अगर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है तो इसका मार्क्स भी बच्चे 40 मार्क्स होगा। बस एक बार इसको समझ सॉल्व करने की देरी है, बाकी सब दनादन आप सॉल्व करके दिखा सकोगे। अब हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं, जीए पे और क्वांट पे। तो जीए के बारे में क्या जानकारी दी गई है? जीए के बारे में यही जानकारी दी गई है अंतिम पारा में कि जीए का जो हर एक क्वेश्चन का वैल्यू है वो 3/4 है, 0.75। ये 1 अंक का था, ये आधा अंक का था, ये 2 अंकों का था। जीए का एक क्वेश्चन बनाओगे तो 3/4 मार्क्स पाओगे। तो कहा जा रहा है कि जीए में टोटल क्वेश्चन ये खुल्लम खुल्ला बताया गया है, 40 अंक है जीए का, 40 अंक है, सॉरी 40 नंबर ऑफ क्वेश्चन है जीए का। तो अंक होगा बच्चे 40 का 3/4 यानी 0.75 यानी 3/4। तो अंक होंगे ना 30 अंक के। तो टोटल क्वेश्चंस फुल मार्क्स जीए में कितना रहा होगा बच्चे? 30 मार्क्स। अब देखो कहा जा रहा है कि जीए में अखिलेश ने कितना अटेम्प्ट किया? जीए में अखिलेश ने अटेम्प्ट किया 23 क्वेश्चन, जिसमें कि 8 क्या हो गया बच्चे? गलत हो गया। 8 क्या हो गया? गलत हो गया। तो 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 8 गलत हो गया। तो कॉमन सेंस की बात है, 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे कोई और 8 गलती हो जाए, यानी इससे पता चलता है कि 15 सही रहा होगा, 15 ना करेक्ट रहा होगा। 23 में 8 गलत हुआ तो 15 सही। तो मार्क्स कितना मिलना चाहिए प्यारे बच्चे? तो 15 इंटू 3/4, 3/4 है ना वैल्यू। 15 क्वेश्चन मतलब मिलना चाहिए मार्क्स 15 का 3/4, लेकिन 8 गलती भी हुआ है तो उसमें भी निगेटिव मार्किंग उसका जाएगा। तो -8 इंटू 3/4, उसका फिर 1/4, 25% काटने के लिए आप एलिजिबल हो प्यारे। तो 8 क्वेश्चन गलत हो गया तो 8 का 3/4, ठीक है। 15 का 3/4, 45/4 यानी 11.25। 11.25 में 1.5 गया, यानी कि इसमें भी जीए में भी उसको 9.75 मार्क्स ना मिला होगा। अब गौर करो, अब यहीं पे मामला पूरी तरह कंप्लीट होने जा रहा है, फिनिश होने जा रहा है दोस्तों। क्या होने जा रहा है दोस्तों? फिनिश होने, क्योंकि अखिलेश एग्जाम में 200 मार्क्स का एग्जाम में बैठा था, एसबीआई पीओ मेंस का एग्जाम में, जिसका फुल मार्क्स था टोटल सेक्शंस का 200। अब देखो दोस्तों, 60 और 10 70 हो चुका है, 70 और 40 110 हो चुका है, 110 और 30 40 हो चुका है। तो यानी क्वांट में 60 मार्क्स का क्वांट रहा होगा, बोलो ना हाँ या ना। 60 मार्क्स पुट करोगे तब ना 200 टोटल आएगा। 200 लाने के लिए, क्योंकि सबसे शुरुआत लाइन में ही दे दिया है कि एग्जाम कंसिस्ट ऑफ हाउ मच मार्क्स? 200 मार्क्स। तो 60 10 70 40 110 और 30 140 हो चुका है, यानी क्वांट सेक्शन कितने मार्क्स का रहा होगा? टोटल 60 मार्क्स का रहा होगा। जैसे ही यहां 60 पुट करोगे तब इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी? किसके बराबर हो जाएगी? 200 मार्क्स के बराबर हो जाएगी। तो आई बात समझ में? 60 अपने आप यहां कैसे पुट करेंगे? क्योंकि 140 हो चुका था, अभी भी 60 अंक घट रहा था, जो कि क्वांट पूरा करेगा हमारा 60 अंक, तब जाके 200 का पेपर होगा टोटल। अब 200 का पेपर हो चुका, और क्वांट में कहा जा रहा था कि कितने क्वेश्चंस क्वांट के थे, खुल्लम खुल्ला बताया गया है 40। और अखिलेश ने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया? 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया क्वांट में, लिखा हुआ है सबसे अंतिम पारा में। और उसे कितना अंक प्राप्त हुए? 52.5, ये भी दिया हुआ है, 52.5 अंक प्राप्त हुए। अब देखो जब बच्चे कैसे पता करेंगे राइट और रॉन्ग कितना हुआ। अब जैसे देखते हो कि 60 जो है 40 का डेढ़ गुना है, डेढ़ा है ना, डेढ़ गुना है कि नहीं? बोलो, 40 का डेढ़ गुना ना, 60 डेढ़ गुना है। अब यहां भी चेक करो, 35 का यहां भी 52.5 जो है डेढ़ गुना है कि नहीं? वाकई डेढ़ गुना है। 35 का डेढ़ा होता है 52.5, 40 का डेढ़ा है 60, तो 35 का डेढ़ा भी 52.5। इससे यह पता चलता है कि 35 होगा 3500। अखिलेश ने सही किया क्वांट में, एक भी गलती नहीं की किसमें? क्वांट में। यानी एक भी गलतियां नहीं हुई किसमें? क्वांट में। यानी 35 का 3500 सही हो गया मैथमेटिक्स में अखिलेश का, एक भी गलती नहीं किया किसमें? क्वांट में। अब एक बार इसका फोटो खींच लो, है ना। अब देखो सवाल दाएं दाएं कैसे बन जाते हैं, अंतिम 5। यही था इसका विशेष। आपको खुद से ड्रॉ करना पड़ा, माइंड से, थोड़ा विवेक से काम लेना। जब भी पजल कैलकुलेट वगैरह बनाओ, जैसे आप रीजनिंग में बनाते हो ना, उसी तरह मैथमेटिकल पजल है ये, इस तरह ही अप्रोच लेना था, इसी तरह ही अटेम्प्ट करना था, प्रोसीड करना था। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग कॉलम बना लेंगे। और देख रहे हो सारा कुछ एक बार आपने पता लगा लिया। अब आपको मात्र 10 सेकेंड लगेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, मात्र 10 सेकेंड। चलो, उम्मीद करता हूं आप लोग इसका शॉट ले लिए। अब वापस लौटते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो देखिए, यह था आपके सामने पहला सवाल। कहा जा रहा है कि
another student Arunoday attempted 70% questions in the same exam, then find the number of questions left by Arunoday. उसी परीक्षा में अगर अरुणोदय, एक दूसरा विद्यार्थी अखिलेश का दोस्त है अरुणोदय, अगर कहा जा रहा है कि उसने 70% क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो कितना क्वेश्चन उसने छोड़े। तो सबसे पहले दोस्तों अभी आपने स्क्रीनशॉट लिया तो बताइए टोटल क्वेश्चंस कितना था। टोटल क्वेश्चंस जरा ये देखो तो टोटल क्वेश्चंस आप जोड़ो, सारे क्वेश्चंस को जोड़ो, 30 20 50 40 90 40 130 40 170 टोटल क्वेश्चंस था। पांचों सेक्शन मिला के 170 था, क्वेश्चन था टोटल 170, उसमें 70% इसने अटेम्प्ट किया तो 30% ना लेफ्ट अलोन किया होगा, 30% ना लेफ्ट अलोन किया होगा अरुणोदय ने। तो 170 का 30% कितना होता है दोस्तों? 51 होता है, यानी ऑप्शन सी बन गया ना, ऑप्शन सी मिल गया ना। तो इस सवाल का आंसर है ऑप्शन सी। अपना अपना आंसर मिलाते जाओ। उम्मीद करता हूं बहुत सारे बच्चे इसको बना भी लिए होंगे, अपना अपना आंसर बस मैच कर लो। मैंने बस बनाने की विधि बता दी आपको, अप्रोच कैसे लेना है, अटेम्प्ट कैसे लेना है। जो बिल्कुल छोड़ दिए हैं अब इससे सबक लेंगे इस सॉल्यूशन से, और जो बनाया है वो अपना आंसर क्रॉस चेक करते चले जाओ प्यारे दोस्तों। अब देखिए अगला सवाल था कि जीए में अखिलेश द्वारा प्राप्त अंक। देखो जीए में हम लोग निकाल चुके हैं ना, अभी देख लो अपने अपने ये स्क्रीनशॉट लिया है। जीए में उसने कितना प्राप्त किया है देखो तो जीए में उसने प्राप्त किया है 9.75, यानी 9.75 ऑप्शन सी हो जाएगा, 9.75। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। देख लो रीजनिंग में गलत प्रश्नों की संख्या से सही प्रश्नों की संख्या कितनी अधिक है। रीजनिंग में सही प्रश्नों की संख्या, रीजनिंग में कितना सही किया है दोस्तों? 17, और गलत कितना किया है? 5। तो 17 जो है राइट जो है रॉन्ग से कितना अधिक है? अधिक मतलब अंतर। 17 जो है 5 से कितना अधिक है दोस्तों? 12 ना, तो इसका जवाब हो जाएगा 12, ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए। 17 क्वेश्चन राइट किया है रीजनिंग में, 5 क्वेश्चन गलत किया है, तो 17 जो है 5 से कितना मोर है यही पूछा जा रहा था दोस्तों, तो 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं। परीक्षा में अखिलेश द्वारा प्राप्त कुल अंक ज्ञात कीजिए। कुल अंक पता लगाना है तो सारे मार्क्स को जोड़ दो, सारे मार्क्स को जोड़ो तो जोड़ो, यानी 31.5 5.5 37 और 19.5 पौने 10 साढ़े 19, 37 और 19.5 हो गया 56 और 52, 56 और 52 56 आधा 57 और 52 109 ना, यानी अखिलेश को टोटल कितना मार्क्स मिला होगा? डेफिनेटली 109 अंक मिला होगा। ये बात आई समझ में? देखा आपने कितनी आसानी से बनते चला जा रहा है। अब रहा ये आज का अंतिम सवाल आज के डिस्कशन का, ये है आपके सामने। अंत भला तो सब भला। देख लो जरा, परीक्षा में अखिलेश द्वारा प्राप्त कुल गलत प्रश्न ज्ञात करें। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो इसने गलत किए हैं टोटल, बस गलती वाला रॉन्ग सेक्शन वाले को जोड़ दो। रॉन्ग क्वेश्चन कितना किया है? रॉन्ग वाले को जोड़ो तो प्यारे बच्चे 5 4 9 9 13 22 22 8 30 ना, 5 गलत किया था रीजनिंग में, 4 गलत किया था आपका कंप्यूटर में, 13 गलत किया था आपका इंग्लिश में, और 8 गलत किया था जीए में, और क्वांट में एक भी गलती नहीं किया था, उसी को जोड़ना था। तो 5 4 9 9 13 22 22 8 30, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन बी। यानी कितने क्वेश्चन उसने गलत कर बैठे अखिलेश ने? 30 क्वेश्चन उसका गलत कर बैठा उसने, अखिलेश ने। तो यही था आज का डिस्कशन का क्लास। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोग इसमें ज्यादा से ज्यादा अपने दम पे सॉल्व किए होंगे। जिनका कहीं कहीं त्रुटि हुआ होगा वो आज अपनी गलती को सुधार लिए होंगे। यही उम्मीद है, आज का डिस्कशन क्लास के जरिए आपको यही बताने का प्रयास था हम लोगों के द्वारा। ओके, चलिए बहुत बहुत आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, है ना। आप लोग अपने मेरिट लिस्ट में आप लोग आएँ, आप लोगों का स्वागत है। और जो बच्चे नहीं भी आते उनको भी मायूस होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, वो हमारे ब्रांच में विजिट करें, उनको एक स्पेशल स्कॉलरशिप भी ऑफर किया जाएगा, आप उसके लिए निश्चिंत रहें। ठीक है, ज़रूर आएँ, ज़रूर ब्रांच विजिट करें। ठीक है, ब्रांच का एड्रेस वगैरह आप सबको मेल पे पता ही होगा, नहीं पता है कॉल कर लें, उस नंबर पे आपको लोकेशन वगैरह सब कुछ बता दिया जाएगा। चलिए, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे, थैंक यू सो मच।